चलो देखो बच्चों, यहां पे देखिए फिर से लग रहा है। ये देखो दो नाइट्रोजन है, 28 और ये 16, 14 और 16, 28 और 48, 28 64, 28 और 80। देखिए यहां पे नाइट्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है, N2O, N2O3, N2O4 एंड N2O5 में फॉलो हो रहा है क्या आपका, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। एंड NO2 में अगर बात करें और NO में, इन दोनों में फॉलो हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ 14 है और यहाँ भी ये 14 है, ये दोनों वैलिड है बच्चों, क्लियर। और N2O में और NO में, इसमें भी वैलिड है। कैसे? ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16, ये 14, ये 28। तो इस बार नाइट्रोजन वेरी कर रहा है, ऑक्सीजन का मास क्या है, फिक्स्ड है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, मल्टी प्रोपोर्शन। तो बच्चों ये चीज आप याद रखना। ओके, जरूरी नहीं है कि पहले वाला कांस्टेंट रहेगा बाद वाला नहीं रहेगा, कोई भी एक कांस्टेंट हो दूसरा वेरी करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। और भी है बच्चों, जैसे SnCl2 और SnCl4, SnCl4 है ना, PbO और PbO2। देखिए टीन का मास फिक्स है, क्लोरीन वेरी कर रहा है, मल्टी प्रोपोर्शन। लेड का मास फिक्स है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, मल्टी प्रोपोर्शन। तो मल्टी प्रोपोर्शन क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ूं अब मैं, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्लियर हो गया, यस ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, अब जरा देखिए इसमें कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मतलब मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन बाय डेंसिटी। अब इसमें दो कंडीशन है, इसका जो MKS यूनिट है ना, वो होता है केजी पर मीटर क्यूब, और CGS यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग ग्राम पर ml में भी रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में ग्राम पर ml वाला ही ज्यादातर यूज होगा, क्योंकि वेट यहाँ पे हम लोग ग्राम में यूज करते हैं और वॉल्यूम को ml में। ठीक है, अब ये चीज को आप बच्चों ध्यान रखना। अब ये जो डेंसिटी है इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक होता है बच्चों एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है बच्चों, तो पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी आप निकालेंगे, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। ओके, जैसे इट इज सेम फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, मतलब जैसे एब्सोल्यूट डेंसिटी इक्वल टू क्या, नॉर्मली मास बाय वॉल्यूम, मतलब जो डेंसिटी आप निकाल रहे हो ना, मास बाय वॉल्यूम, यही कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसका यूनिट होगा फिर से वही। ठीक है, ऐसा MKS यूनिट होगा और CGS यूनिट दोनों होगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्लियर है बच्चों आपको, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्लियर है। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो जब आप किसी सब्सटेंस का डेंसिटी किसी अदर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करिएगा, उस डेंसिटी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अभी कंडीशन ये है कि बोला फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस 2। इसका मतलब हुआ कि लिखेंगे RD रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। तो ये हो गया बच्चों, कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशियो निकालना है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ, अगर हम निकाल रहे हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस 2 से, तो D1 by D2। अब देखो डेंसिटी सब्सटेंस 1 का यूनिट होगा ग्राम पर ml और इसका भी होगा ग्राम पर ml, यूनिट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो बच्चों रिलेटिव डेंसिटी कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। तो आपको क्वेश्चन में अगर डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो देखो अगर उसमें यूनिट अगर प्रेजेंट है
तो वो एब्सोल्यूट डेंसिटी होगा, और अगर यूनिट प्रेजेंट नहीं है, यूनिट लेस है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम? वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। समझ में आया? उसे क्या कहेंगे हम? रिलेटिव डेंसिटी। अगर बोला फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 विथ रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस 1, तो यहां पे क्या करेंगे? d2 by d1। बस, ये भी क्या होगा? यूनिटलेस। अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, कि जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए। सॉलिड और लिक्विड के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी जानना पड़ता है। सॉलिड लिक्विड के लिए एक अलग ग्रुप है, और आपका जो गैस है उसका अलग ग्रुप है। अब यहां देखें कंडीशन क्या होता है। यहां पे होता है बच्चों कि रिलेटिव डेंसिटी, अब सॉलिड और लिक्विड में करेंगे फिर से भाई, कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। बस, आ गया रिलेटिव डेंसिटी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए कैसा होगा ये? यूनिटलेस। दोनों को वैल्यू दिया रहेगा, डिवाइड करके निकाल लेना। अगर बच्चों सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में आपको सपोज सेकेंड सब्सटेंस नहीं मेंशन है, तो सेकेंड सब्सटेंस आप लेंगे डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? आपका वाटर। और वाटर का डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस वाला लेंगे, 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, सिर्फ यूनिट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहीं पे होता है बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का डेंसिटी है, उसमें डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर, आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या होता है बच्चों? फिर से वही बात की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? 1 ग्राम पर ml। तो जो यूनिट है इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो डेंसिटी है सॉल्यूशन का, उसका यूनिट हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बहुत इजी कंसेप्ट था। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे मेन जो एग्जाम में आता है, नाम है बच्चों आपका 4 गैसेस। ये इंपॉर्टेंट है, गैसेस वाला केस बच्चों क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गैसेस वाला जो केस है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं इधर, है ना, बात करता हूं कि 4 गैसेस, ठीक है, तो यहां पे क्या कंडीशन है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर आप निकाल रहे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, कैसे निकालेंगे? बस वैसे ही कि डेंसिटी ऑफ गैस 1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस 2, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2। लेकिन यहां पे कैसा होता है बच्चों, ये एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मतलब जिस प्रेशर टेम्परेचर पे गैस 1 होगा उसी प्रेशर टेम्परेचर पे गैस 2 भी होगा। तो कुछ नहीं करना, यहां लिखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो अगर हम एक बात बताएं कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, सुने होंगे आप। और यहां से पीवी इज इक्वल टू मोल को लिख सकते हैं गिवन मोलर मास इंटू आरटी। यहां से लिख सकते हैं कि पीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी इंटू क्या आपका? आरटी। डब्ल्यू बाय वी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी। तो पीएम इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी आर टी। लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाय क्या आपका? आर टी। तो जिस गैस का डेंसिटी निकाल रहे हैं उस गैस का मोलर मास। अब देखो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट?
पी एम ऑफ गैस बाय आर टी डिवाइड बाय मतलब एम ऑफ गैस 1 डिवाइड पी एम ऑफ गैस 2 बाय क्या आपका आर टी। आर टी पी क्या हो गया कैंसिल आउट। यहां से क्या आ गया रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस 1 बाय मास ऑफ क्या आपका गैस 2। ये क्या आ गया आपका m1 बाय m2 सीधा सीधा। तो जब भी दो गैस के बीच का रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालने बोले तब जाके आप रिलेटिव डेंसिटी में क्या करिएगा दोनों गैस के मास का रेशियो निकाल दीजिएगा। ठीक है। बट इसके बाद का एक और कंसेप्ट है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सेकेंड गैस के बारे में मेंशन नहीं किया गया हो। ठीक है। सेकेंड गैस के बारे में मेंशन नहीं किया गया हो तो जैसे बोला फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। यहां हम नहीं बोल रहा कि विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा गैस। तो यहां पे हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेके चलेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और जब भी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस लेके चलेंगे बच्चों उस टाइम के रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? इट इज डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ओके। फिर से वही लिखेंगे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे P m of gas by RT and P m of हाइड्रोजन गैस कितना 2 by RT कट गया सब तो क्या आ गया m by 2। यहां से आगे बच्चों वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m by 2। ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VD इंटू। ठीक है। और अगर बच्चों मान लो कहीं पे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ का बोल रहे बताओ वेपर डेंसिटी क्या होगा तो सीधा वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या लेते हैं मोलर मास बाय 2। तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का मोलर मास क्या होगा एवरेज मोलर मास बाय क्या आपका। समझ में आया? चलिए इतना मेहनत किए ना आपके लिए अब एक रिप्लाई तो कर दो कम से कम। ठीक है। एक रिप्लाई कर दो कि क्या वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी पूरे तरीके से समझ में आ गया आपको। गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई कर दें फटाफट करिए मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना है आपको। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो जल्दी जल्दी करो रिप्लाई। ठीक है। सारे बच्चे रिप्लाई करो यार सबको पढ़ा रहे ना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा इसके ऊपर क्वेश्चन एक दो करा देता हूं तो देखो जैसे बोल रहे हैं बच्चों फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4 है ना। SO2 का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू CH4। तो कुछ ना करिए लिखिए यहाँ पे RD SO2 का मोलर मास कितना 64 और इसका 16 कितना आ गया 4 बस। बोल रहा है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस तो कुछ नहीं करेंगे 64 by 2 कितना हो जाएगा 32। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। बोल रहा है कि बाबू SOX गैस है जिसका वेपर डेंसिटी है 32 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे यहाँ पे 32 इज इक्वल टू m by 2 m इज इक्वल टू क्या आपका 64 m इसका देखो 32 प्लस 16x इज इक्वल टू क्या आपका 64 x इज इक्वल टू निकालिए क्या आ जाएगा 32 by 16 मतलब कितना 2। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात बच्चों? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं। यहाँ बोल रहा है कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए सैंपल which containing 5 mole of O2 plus 5 mole of N2। ठीक है। समझ रहे हो? ऐसा बोल रहा है वेपर डेंसिटी निकालना। पहले क्या निकालोगे आप इसका एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास के लिए टोटल वेट बाय टोटल मोल। इसका टोटल वेट कितना मोल कितना हो जाएगा 5 और 5 10 और वेट निकालो तो 5 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 32 और प्लस 5 इंटू क्या कर देंगे 28। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आएगा इसका 300। तो 300 बाय 10 कितना आ गया बच्चों 30। तो ये निकल गया एवरेज मोलर मास। अब अगर वेपर डेंसिटी का बात करें तो 30 बाय क्या कर देंगे 2 मतलब कितना आ गया 15। अगर ऐसा बोलता कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस सैंपल विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस O2 है और N2 है ये 5 मोलर है 5। तो फिर वही करते पहले एवरेज मोलर मास कर देंगे एवरेज मोलर मास है ना डिवाइड बाय मास ऑफ क्या आपका हीलियम। तो एवरेज मास 30 आया था और हीलियम का मास क्या है 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू आना होगा आपका आ जाएगा। समझ रहे हो?
इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। एक और क्वेश्चन आप देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। जैसे बोल रहा है, हाँ एक और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट एसटीपी, है ना, व्हाट इज इट्स वेपर डेंसिटी। 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है एसटीपी पे, पहले मोल इसका निकाल लीजिए। 5.6 डिवाइड बाय क्या आपका 22.4, कितना मोल आ गया 1/4 मोल। ठीक है, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन यूनिट मोलर मास इज इक्वल टू 1/4। अब गिवन यूनिट दे रखा है 16 इज इक्वल टू क्या आपका मोलर मास, m इज इक्वल टू क्या आ गया 16 इंटू 4, 64 आ गया। ठीक है, अब हम वेपर डेंसिटी लगा दे फिर यहां से 64/2 कितना आ गया 32। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। या और क्वेश्चन दिखाओ, जल्दी बोलो। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है यार, लेकिन एक्चुअली अभी ज्यादा टाइम ही है ना अपने पास। हो गया तो एक बार ओके लिख दो, ओके ओके जल्दी से। एक क्वेश्चन और, ए भाई एक क्वेश्चन और करवा दें, चलो ठीक है देखो करवा देते हैं। बोल रहा कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ CH4, तो CH4 का मोलर मास बाय 2 कर दो, निकल जाएगा वेपर डेंसिटी। CH4 का मास 16/2 कर कितना आ जाएगा 8। बस अब बोलो तेजस, और कराना है या हो गया, हो गया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं बहुत जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, बहुत इजी है। टॉपिक का नाम है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सैंपल, इन द गिवन सैंपल। ओके, जो गिवन सैंपल है उसमें परसेंट कंपोजिशन का जो डिटर्मिनेशन हो कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा बात याद रखिएगा। एकदम इसमें बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी दिया रहता है किताब में, आप जाओगे तो मेरा वैसा कुछ नहीं है। मैं सीधा सीधा बात आपको बता दूं, मैं सीधा सीधा बात आपको बता दूं कि जब भी आप परसेंट कंपोजिशन किसी एलिमेंट का निकालते हैं किसी गिवन कंपाउंड, तो एक ही शुद्ध हिंदी में बात याद रखिएगा, मराठी में, शुद्ध मराठी में, शुद्ध अंग्रेजी में, जिसमें आपको याद रखना है कि वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये आप कर देंगे तो ये निकल जाएगा पास क्या आपका परसेंट कंपोजिशन। बस बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे, निकल जाएगा परसेंट कंपोजिशन। क्योंकि हम यहाँ जो परसेंटेज निकालते हैं ये परसेंट बाय वेट निकालते हैं बच्चों। ठीक है, समझ रहे हो। वेट ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इनटू क्या आपका एटॉमिक मास, तो वेट ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। और वेट ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों मोलर मास, है ना। तो n इंटू एटॉमिक मास डिवाइड मोलर मास इंटू 100 कर देंगे, क्या निकल जाएगा परसेंट कंपोजिशन। कुछ करना ही नहीं है बच्चों, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे। जैसे अगर बोला कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3, ठीक है, पहले इसका मोलर मास निकाल लो। 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो गया 100 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, वेट ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे एक ही कैल्शियम है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय क्या आपका 100 इंटू 100 कितना आ गया 40%। अगर कार्बन का तो 12 इंटू 1 बाय क्या आपका 100 इंटू क्या आपका 100 कितना आ गया 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया 60 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या आपका 100 कितना आ गया 48%। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, समझ गया। अब ऐसा बोलेगा ना यहाँ पे कि 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तब भी परसेंटेज यही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम CaCO3 का मतलब क्या 10 मोल परसेंट है यहाँ पे क्या आपका CaCO3, तो बाद में निकालो। अगर CaCO3 का मोल बढ़ रहा है तो भैया कैल्शियम का भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन का भी बढ़ेगा, कार्बन का भी बढ़ेगा। परसेंटेज वेट कभी चेंज नहीं होता। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और कराऊं क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। जैसे C2H6 है इथेन, बोल रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कुछ नहीं करिए, देखिए फटाफट। कार्बन कितना है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 12 डिवाइड बाय टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा 30 इंटू 100। ठीक है, 3 4 जा 4 3 जा 10 3 जा कट गया। एटी परसेंट आ गया, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 20%। बस एक क्वेश्चन इस सेक्शन में और है बच्चों, देखो बोल रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, इन FeSO4.7H2। सबसे पहली बात कि सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो बच्चों किसी कंपाउंड में डॉट के साथ जो XH2O रहता है ना, इसको लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डॉट के साथ जो XH2O क्या हो गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों कंडीशन ये है कि सबसे पहले कुछ नहीं, बात एकदम शुद्ध हिंदी वाली बात समझो यार, कि अगर परसेंटेज ऑफ हमको निकालना है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दिस कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल वेट। समझ रहे हो, तो पहले टोटल वेट इसका निकालो, क्या होगा, आयरन का 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, क्या होगा 64, और प्लस 7 टाइम्स 18, ये आ गया मोलर मास। ठीक है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ H2O in this compound, that is percentage of water crystallization is equal to what, 7 into 18 डिवाइड बाय मोलर मास into 100। ऐसे करिएगा तो निकल जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा, गॉबलर सॉल्ट जो होता है, ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O, अगर यहां बोला बताओ बताओ परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या होगा बोलिए तो जरा। 10 इंटू 18 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू क्या आपका 100। परसेंटेज ऑफ क्या निकल गया H2O, क्योंकि 10 टाइम्स है ये H2O। अगर बोलता बताओ परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो बच्चों इस कंपाउंड में कितना सोडियम है 2, तो 2 इंटू क्या करेंगे 23 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू क्या 100। अगर बोलता परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो एक ही सल्फर है इसलिए 32 बाय मोलर मास इंटू क्या आपका 100। अगर बोलता परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों अगर बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में हम इस 4 ऑक्सीजन को तो काउंट करेंगे ही, इसके साथ साथ ये जो 10 टाइम्स ऑक्सीजन है, 10H2 मतलब 10 टाइम ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 10 और 4 कितना हो गया 14, तो 14 इंटू 16 डिवाइड M इंटू 100। समझे। अगर बोलता परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो अकेला हाइड्रोजन देखो ये 2 है एक में, और ये कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, तो 10 टू जा क्या होगा 20, और डिवाइड बाय क्या मोलर मास इनटू 100। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, कुछ बताने की जरूरत है क्या और इसमें कोई जरूरत है बच्चों? नहीं। मैथिली का आंसर आ रहा है नहीं सर, बिल्कुल मत बताओ। और बाकी बच्चों का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। स्नेहा का भी रिप्लाई आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये कंसेप्ट रिलेटेड टू मिनिमम मोलर मास। देखिए कंसेप्ट रिलेटेड टू मिनिमम मोलर मास आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, एक्चुअल में ये कुछ है नहीं, ये एक्चुअल में है बच्चों प्रॉब्लम के थ्रू समझने वाला। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है कि आपको थ्योरी पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको बस समझते जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दे कि जैसे अगर आपको परसेंटेज निकालना था, तो क्या किए, वेट ऑफ एलिमेंट में मोलर मास इनटू 100 आपने किया, तो परसेंटेज निकल गया। अगर परसेंटेज दिया हुआ है,
अगर परसेंटेज दिया हुआ है और मोलर मास निकालने बोल रहा है तो क्या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट का परसेंट दिया उसका वेट एग्जैक्ट वहां पे कितना परसेंट है, तब हम एग्जैक्ट मोलर मास निकालेंगे, है ना। लेकिन बच्चों बात ऐसा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है मिनिमम मोलर मास का, उसमें क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे बोल रहा है कि ए कंपाउंड ऑफ सल्फर, कंपाउंड ऑफ सल्फर कंटेन 4% सल्फर बाय मास, है ना। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास। ओके, मिनिमम मोलर मास अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब बोले सबसे पहली बात कि सर यहां मिनिमम वर्ड क्यों लगा? तो बच्चों अगर परसेंटेज हमें पता है, मास पता हो जाए सल्फर का, तो ये मास जो निकलेगा मोलर मास निकलेगा किसका? कंपाउंड का। लेकिन इस कंपाउंड में कितना सल्फर का वेट है वो हमको पता चलेगा कैसे? क्योंकि हमको पता ही नहीं है यहाँ पे सल्फर कितना है। अगर 2 सल्फर हुआ तो 2 इंटू 32, 3 और 3 इंटू 32, हमको नहीं पता कितना है एग्जैक्ट। तो हम लोग अपने मर्जी से ऐसा एज्यूम करते हैं, एज्यूम नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। तो अब हम सल्फर को अगर 1 एज्यूम कर रहे हैं तो मिनिमम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मिनिमम एक एटम सल्फर का प्रेजेंट है। तो अगर आप मिनिमम एक एटम लेके चलेंगे तो मास क्या लेंगे इसका? 32 बाय एम इज इक्वल टू क्या आपका 4 और इंटू इधर 100। तो बच्चों ये जो एम हुआ, ये मास भी क्या निकलेगा फिर आपका? मिनिमम ही तो निकलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा होगा सल्फर का वेट, मास का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। और अगर आप 32 बेस एकदम लेके सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे जो मास निकलेगा दिस इज नॉट एग्जैक्ट मोलर मास, दिस इज मिनिमम मोलर मास। मतलब यही आ सकता है इसका मिनिमम, ठीक है। तो एम का वैल्यू यहां कितना आ गया? ये 800 आ गया। तो बच्चों अब मेरी बात ये समझ ले कि जब भी आपको मिनिमम मोलर मास निकालने बोलेगा तो जो जिसका परसेंटेज दिया है उसके बारे में आप 1 अज्यूम कर लीजिएगा, तो वही निकल जाएगा उसका मिनिमम मोलर मास, ठीक है। अब मेरी बात समझ ले कि उसका मोलर मास 800 या 1600 या 2400 या 3200, इसमें से कुछ भी हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। बोलोगे सर क्यों? मान लो अगर सल्फर का वहां एग्जैक्ट 2 होगा तो इंटू 2 करना पड़ता, 3 तो इंटू 3, 4 तो इंटू 4, 5 तो इंटू 5, तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। और हो सकता है एग्जैक्ट 1 भी हो, तो 1 होगा तो 800 ही आएगा। तो इसलिए मिनिमम इससे कुछ तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी कंपाउंड में कोई एटम एक तो रहेगा ही ना कम से कम, समझ गए। इसीलिए ये क्या हो गया आपका मिनिमम मोलर मास। तो बच्चों आप लोगों को मिनिमम मोलर मास समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज। मिनिमम मोलर मास समझ में आ गया बच्चों? क्या करना है, जिसका परसेंटेज दिया उसका 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 क्या अज्यूम करके चलेंगे? नंबर वाइज एटम 1 अज्यूम करके चलोगे, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूं। बोल रहा है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 0.7% नाइट्रोजन। 0.7% क्या है आपका? नाइट्रोजन। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास। तो क्या करेंगे? परसेंटेज लिख दें यहाँ 0.7 इज इक्वल टू 14 और डिवाइड बाय मिनिमम मोलर मास, क्योंकि एक ही आप नाइट्रोजन अज्यूम करेंगे, इंटू 100। ये नीचे 10 आ गया, 7 2 जा। एम मिनिमम कितना आ गया बच्चों इसका? 2 इंटू क्या आपका 1000, मतलब 2000। दिस इज मिनिमम मोलर मास, ओके। एक और क्वेश्चन आप देखिए। एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलिन कंटेन 0.0016% ऑफ सल्फर। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। तो आप अज्यूम करेंगे नंबर वाइज ये कितना 1, तो 32 बाय मिनिमम मोलर मास इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आपका 0.016, ठीक है। मिनिमम मोलर मास जो वो क्या हो जाएगा 32 बाय 0.0016 इंटू क्या आपका 100। ये ऊपर चला गया तो ऊपर जाके क्या जाएगा 10 का पावर 4, 1 2 3 4, 16 2 इधर कैंसिल हो गया, तो 10 का स्क्वायर 10 का पावर 4 क्या हो गया बच्चों 2 इंटू 10 का पावर 6। दिस इज व्हाट मिनिमम मोलर मास। समझ में आ गया?
एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो जरा प्रॉब्लम का टाइप जैसे बोल रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% आयरन, ठीक है। अप्रिशिएट करते जाओ बच्चों हमको, हम तुम लोग बोलते जाओ सर समझ रहा है, तो देखो और ज्यादा कराएंगे अच्छे से। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन, इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू क्या आपका 89600। अरे केमिस्ट्री इतना इजी है ना कि क्लास 9-10 में जो हिस्ट्री पढ़ते थे ना वैसा समझा दूंगा यार। केमिस्ट्री ऐसे चुटकी बजा के समझा दूंगा, ऐसे कोई भी टॉपिक जो नाम लो। मिनिमम मोलर मास ऑफ हीलियम इज सॉरी हीमोग्लोबिन इज 89600 दिया हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ इस मिनिमम नहीं, मोलर मास बोला है, नॉट मिनिमम, मोलर मास बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। इस बार आप क्या करेंगे कि परसेंटेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू 56 डिवाइड बाय 89600 इनटू 100। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मोलर मास दिया हुआ है, उसके लिए हम एग्जैक्ट एटम का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बच्चा वही कर सकता है जो समझा हो, जो रटेगा वो तो अभी 56 रख देगा, गलत कर लेगा। मिनिमम जब भी निकालो तब हम 1 एटम अज्यूम करके चलेंगे। और परसेंटेज कितना दिया है बच्चों इसका 0.25 इज इक्वल टू n इंटू 56 बाय 89600 इज इंटू 100। 100 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, नीचे आ गया 100 है ना। 25 4 जा n इज इक्वल टू क्या हो गया 896 डिवाइड बाय 56 इंटू 4। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये नहीं, एक मिनट, 4 आ जाएगा 4। सर फिर से बताओ। अच्छा देखो इधर बोल रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें 0.25% आयरन है, इसका मोलर मास है 89600। बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो हमने क्या कर दिया, मान लो n एटम प्रेजेंट है इनटू 56, क्योंकि मोलर मास आयरन का 56 होता है, और डिवाइड बाय इसका जो मोलर मास दिया वो यहाँ पुट कर दिए। इस बार हम 1 क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि हमें मिनिमम मोलर मास नहीं निकालना है, हमें तो एग्जैक्ट मोलर मास दे के रखा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कितना एटम है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये करने के बाद इनका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये कंडीशन आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, और ये जो सेक्शन है एक बार ये टॉपिक के बारे में बता दीजिए सर, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से यस और नो लिखो सारे बच्चे। ठीक है आगे बढ़ता हूं, ठीक है आगे बढ़ता, देखो बच्चों ठीक है। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला को EF से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को MF से रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को SF से। सबसे पहली बात समझिए, हम पढ़ाने जा रहे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या रिप्रेजेंटेशन या सिंबल, जो भी जिससे आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी केमिकल किसी भी सब्सटेंस को, उसको बोलेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो जब आप किसी एटम की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे है ना, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कितने नंबर वाइज एटम है और कौन कौन है उसको रिप्रेजेंट जब आप करोगे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के सिंपल नंबर ऑफ रेशियो, एटम के रेशियो को सिर्फ रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल रेशियो को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट रेशियो, ये आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, दिस रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी। एटम, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, मैं फिर बता दूं आपको कि अगर आप सिर्फ सिंपल नंबर ऑफ उसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे देखो C4H10
ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां पे 4 एटम है कार्बन का, 10 एटम है क्या आपका हाइड्रोजन का, एग्जैक्ट। अब इसमें से देखो कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, 2 बाहर निकल रहा है, तो C2H5 ये क्या हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे 2:5, दिस इज सिंपल रेशियो, है ना, समझ रहे बच्चों? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी एग्जैक्ट रिप्रेजेंट हम करेंगे, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस टॉपिक में देखो, इस 2 टॉपिक मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया यहाँ पे, C4H10 C2H5 में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट इंपेरिकल फॉर्मूला। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि बाय क्यों, बाय क्यों, क्यों बाय, जाने वाले हो क्या तुम लोग? अरे यार टाइम ओवर हो गया यार। सुनो ना बच्चों, मेरे पहले किसी और सब्जेक्ट में क्लास लेते हैं क्या मॉर्निंग में? तो मैं एक क्लास पहले ले सकता हूँ क्या? 7:30 से ले सकता हूँ कल? नो, नहीं नहीं, मेरे पहले, मैं मेरी क्लास लेती ना 7:55 से, उसके पहले 7:30 से। कल मोल